तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग सुगम भूगोल जो कि है उसका हम लोग सबसे फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे संसाधन देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है और इसमें हम लोग अति लघु प्रश्न आज देखेंगे और ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे जो बुक में भी रहता है ना उसको भी यहाँ पे लेकर देखेंगे डायरेक्टली, मतलब जिस जिस अनुसार क्वेश्चन पूछा जाएगा उस अनुसार हम लोग थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे जो बुक में होता है उस अनुसार। ठीक है, तो यानी कि बुक पढ़ा नहीं रहे क्योंकि लोगों को पढ़ना पसंद नहीं है, ऐसा हमने देखा है। चूँकि हम लोग सुगम विज्ञान स्टार्ट कर दिए हैं, वहाँ पे 11-12 चैप्टर फिलहाल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आगे वीडियो जल्द से जल्द आए इसके लिए आपको कमेंट जरूर से करना होगा। तो चलिए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं अति लघु प्रश्न का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा है अति लघु का पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपको दिख रहा है ये अति लघु है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका पहला नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मानव महत्वपूर्ण संसाधन है कैसे। तो चूंकि देखिए संसाधन का उपयोग कौन करता है, मानव करता है। ठीक है, और विभिन्न तरह के संसाधन कौन बनाता है, मानव बनाता है। ठीक है, तो जब मानव इतना करता है तो मानव संसाधन क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, और महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये अपना तकनीक मतलब अपना टेक्नोलॉजी से जो संसाधन नहीं भी होता उसको भी संसाधन बना देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे बुक आप लोग पढ़ लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्या कि मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्ञान कौशल तथा प्रौद्योगिकी से लोग अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कौन कर सकता है, लोग यानी कि मानव कर सकता है। तो इसीलिए मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है और ये अति लघु का पहला नंबर था और इसका ये आंसर होगा। और अगर हम लोग दूसरा नंबर देखें तो बोल रहा है कि संसाधन को परिभाषित करना है। चूंकि चूंकि देखिए संसाधन वो होता है जो हमारे हमारे उपयोग आ रहा है। ठीक है, और साथ में इसका बहुत सारे कंडीशन भी है, जैसे ये संस्कृति रूप से मान्य भी हो। ऐसा नहीं कि जैसे कि अगर जीन्स है तो वो फटा हुआ जो एक्सीडेंटल जीन्स होता है तो वो संस्कृति रूप से मान्य नहीं है, तो वो कुछ लोग नहीं भी पहनते हैं, तो वो जो नहीं यूज करते उनके लिए वो संसाधन नहीं हो सकता। ठीक है, तो उत्तर हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है। ठीक है, हर वो चीज़ संसाधन है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया और भी कई सारे कंडीशन है। ठीक है, तो अगर हम लोग आवश्यकता अनुसार उसको अगर यूज कर रहे हैं तो वो संसाधन है, अन्यथा वो संसाधन नहीं है। और अगर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें तो बोल रहा है कि प्राकृतिक संसाधन के 3 उदाहरण देना है। तो प्राकृतिक संसाधन जैसे कि मिट्टी हुआ, ये तो प्राकृतिक संसाधन है, हवा हुआ, जल हुआ। ठीक है, तो ये सब प्राकृतिक संसाधन है। 3 उदाहरण बोल रहा है, तो प्राकृतिक संसाधन के 3 उदाहरण इस प्रकार है, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण 3 उदाहरण में जैसे पहला में हो गया भूमि, दूसरा में हो गया मृदा और तीसरा में हो गया जल। 3। ठीक है, आप लोग इसको और अच्छे से भी लिख सकते हैं, 1 2 करके दे सकते हैं नंबर। ठीक है, और चौथा नंबर में आपसे बोला संसाधन संरक्षण क्या है। तो संसाधन को संरक्षण मतलब उसको बचाना। ठीक है, मतलब उसको इस प्रकार से यूज करना ताकि जो हमारे आने वाले पीढ़ी है उस चीज़ को भी वो यूज कर सके। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं संसाधन संरक्षण। जैसे कि जितना हो सके हम लोग उसको बचाए, ऐसा नहीं कि बेफालतू में हम लोग उसको यूज करें। जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है आपके दैनिक जीवन में। ठीक है, जैसे बचा हुआ खाना को हम लोग फेंक देते हैं या फिर पानी जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये सारे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग, विवेकपूर्ण उपयोग मतलब ऐसा उपयोग करेंगे जितना हमको चाहिए उतना ही उपयोग करेंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। तो विवेकपूर्ण उपयोग एवं इनके नवीकरण के लिए मतलब इसको बनने के लिए भी समय भी देना। ठीक है, तो इसके इसके नवीकरण के लिए पर्याप्त समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जो संसाधन मौजूद है और उसको बनने में अगर 10 साल 20 साल लगेगा तो हमको उसी अनुसार उस संसाधन को यूज करना चाहिए ताकि वो मेंटेन हो जाए। ऐसा नहीं कि संसाधन खत्म हो गया और बनने में 10 साल लगेगा तो 10 साल हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, या फिर जो हमारे आने वाला पीढ़ी है वो क्या करेगा। ठीक है, तो ऐसा सोच के जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में बोल रहा है संरक्षण का एक उदाहरण है, वैसे उदाहरण आप ना भी लिख सकते हैं, वैसे समझाने के लिए हमने यहाँ पे लिख रखा है। वैसे अति लघु है तो छोटा ही आंसर होगा। ठीक है, तो वर्षा के पानी को इकट्ठा कर इसका प्रयोग अन्य कामों में करके हम लोग संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। तो इस प्रकार संसाधन संरक्षण किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सब संरक्षण के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ देते हैं। जैसे कि आपका टॉपिक में जैसे आपका बुक में है संसाधन संरक्षण एवं सतत पोषणीय विकास। जो देखो सतत पोषणीय विकास जो है ना वो संसाधन संरक्षण से कनेक्टेड है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे आगे भी संसाधनों विशेषकर अनवीकरणीय संसाधन, जो संसाधन एक बार यूज करने पर वो खत्म हो जाता है तो अनवीकरणीय संसाधन उसको बोलेंगे। ठीक है,
तो उसका उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वो आना भी करनी है वो, ठीक है, एक बार ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो आएगा नहीं। संसाधनों के बिना कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता है, ठीक है। इनके निरंतर उपलब्ध रहने पर इस समाज की निरंतर प्रगति संभव है। चूँकि संसाधन नहीं रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। यदि हम मानव जाति के अस्तित्व को आगे भी बरकरार रखना चाहते हैं, ठीक है, तो संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, ठीक है। वरना ऐसा अगर संसाधन खत्म हो जाएगा तो मानव अस्तित्व की खत्म होने की भी संभावना है, ठीक है। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग एवं इनके नवीकरण के लिए पर्याप्त समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यही डिफिनेशन हमने दिया भी है क्योंकि अच्छा था, ठीक है। इसलिए इसके लिए सतत पोषणीय विकास को अपनाना जरूरी है। अब सतत पोषणीय विकास क्या, ये हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 5 नंबर। यहाँ पे बोले उपलब्धता के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत करना। उपलब्धता मतलब उपलब्ध रहता है उसके अनुसार। तो उपलब्धता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला सर्वव्यापक संसाधन। तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो सभी जगह पे मौजूद होते हैं, जैसे कि जल, तो जल सभी जगह पे, जैसे वायु हो गया, ठीक है, वायु अच्छा एग्जाम्पल है, ये सभी जगह पे होता है, तो इसको बोलेंगे सर्वव्यापक, ठीक है, जो सभी स्थान पे पाया जाता है। और स्थानीय संसाधन बोलेंगे स्थानिक संसाधन, जो एक विशेष स्थान पे पाया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे स्थानिक संसाधन। जैसे कोयला, तो कोयला सभी जगह पे तो होता नहीं है, वो कुछ ही स्थान में, जैसे झारखंड में पाया जाता है, ठीक है, कहीं पे वो कोई जगह होगा तो वहाँ पे पाया जाता है। तो ये सब स्थानिक संसाधन हो गया। और इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बुक में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन एक सर्वव्यापक है और एक स्थानिक है। 2 प्रकार के होते हैं। सर्वव्यापक संसाधन क्या है, जो सर्वत्र उपलब्ध संसाधन भी कहा जाता है इसको। ऐसे संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे कि वायु, मृदा आदि, ठीक है। और स्थानिक संसाधन किसको बोलेंगे, तो कुछ निश्चित स्थानों या क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र का कोयला हो गया, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ कोयला कहाँ, छोटा नागपुर क्षेत्र का। और कोडरमा का अभ्रक हो गया, जादूगोड़ा का यूरेनियम हो गया, और अंकलेश्वर का पेट्रोलियम इत्यादि, ये सब विशेष स्थान पे पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग स्थानिक संसाधन बोलेंगे। और आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, संसाधन के 4 मूल्य कौन कौन है, तो बुक में भी दिया हुआ है 4 मूल्य कौन कौन है। एक आर्थिक मूल्य, जो कि धन से रिलेटेड होता है। सौंद शास्त्रीय मूल्य, यानी उसका सुंदरता से होता है। और कानूनी मूल्य, जो कि उसका अधिनियम से जुड़ने पर होता है, ठीक है। और नैतिक मूल्य होता है, ठीक है। अब नैतिक मूल्य के बारे में नीचे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। संसाधन मूल्यवान होते हैं। संसाधनों के मूल्य को 4 तरीकों से व्यक्त किया जाता है। पहला आर्थिक मूल्य होता है, और सौंदर्य शास्त्रीय और कानूनी मूल्य और नैतिक मूल्य। मुद्रा से जुड़ने पर ये आर्थिक मूल्य होता है, सुंदरता से जुड़ने पर सौंदर्य, अधिनियम से जुड़ने पर कानूनी, एवं संरक्षण से जुड़ने पर नैतिक मूल्य, ठीक है। नैतिक मूल्य किससे, संरक्षण से जुड़ने पर, ठीक है। तो ये होता है उसका नैतिक मूल्य भी होता है, ठीक है। तो ऐसा आपने सुना होगा बहुत सारे काम जो होते हैं जो हमारा नैतिक कर्तव्य होता है, ठीक है। जैसे लोगों को कोई अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम, उसको मदद करना, ठीक है। तो नैतिक मूल्य संरक्षण से जुड़ने पर यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आपका यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में बोला मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम लिखना है। तो मानव निर्मित 5 संसाधन, पहला भवन हो गया जो कि मानव निर्मित है, और कारखाना हो गया, रेल मार्ग हो गया, सड़क हो गया, औषधि हो गया। तो ये सभी मानव निर्मित संसाधन है। तो ये 5 आपका उदाहरण नाम बोल रहा था ना, तो नाम लिख दिए। अब देखिए मानव निर्मित में, तो यहाँ पे बोल रहा है कि उत्पादन और उपभोग और आर्थिक विकास, ठीक है, उत्पादन करने की दृष्टि से या फिर उसको उपभोग करने की दृष्टि से या फिर आर्थिक विकास के उद्देश्य से मानव जिस संसाधन का निर्माण करता है उसे हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहते हैं या कहा जाता है। जैसे भवन हो गया, औषधि, कारखाना, रेल मार्ग, सड़क, औजार, कृषि यंत्र, मशीन इत्यादि। ओके, तो ये हो गया। अब हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को अगर देखें तो 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो सतत पोषणीय विकास, अभी हमने देखा संसाधनों का संरक्षण, तो उसके लिए सतत पोषणीय विकास को अपनाना जरूरी है, ऐसा हमने देखा था पीछे। फिलहाल हम लोग समझते हैं सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो भविष्य में जो भी पीढ़ी आएंगे, ठीक, तो उनको जो भी जरूरत होगा, ठीक है, वो उनको ना मिले, ऐसा ना हो, ठीक है। उनको ऐसा ना हो, ठीक है, जो भी उनको चाहिए ऐसा नहीं हम लोग यूज कर लिए वो खत्म हो गया, आने वाली पीढ़ियों को ना मिले, ठीक है। तो पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ठीक है। तो जो वर्तमान में जो पीढ़ी है, यानी कि जो हम लोग हैं,
ठीक है। तो वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इस प्रकार से हम लोग उस आवश्यकताओं को पूर्ति करें ताकि आने वाला जो भावी पीढ़ी है, जो भविष्य में आएगा, वो भी उस चीज़ को यूज कर सके। ऐसा नहीं हो उसको ये चीज़ ना मिले, ठीक है, इसकी पूर्ति को प्रभावित ना करे, ठीक है। तो यही सतत पोषणीय विकास है। और यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स में इसका है, ठीक है। आपका आंसर तो यही ठीक होगा, लेकिन यहाँ पे बुक में से थोड़ा सा लिया गया, जिसका अर्थ ऐसे विकास से है जिसमें विकास का पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो तथा वर्तमान विकास की प्रक्रिया भावी पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। साथ में भी ऐसा विकास से है कि जिससे बिना मतलब जिससे पर्यावरण का नुकसान ना हो, ठीक है, किसी भी तरह से, और आने वाले जो पीढ़ी होगा उसको भी इस चीज़ को मतलब उसको भी संसाधन मिले, ऐसा नहीं उसको अवहेलना करना पड़े, ऐसा ना हो, ठीक, अवहेलना ना करे उसका, ठीक है, भावी पीढ़ियों का। तो ये था। और ये जो है ना संसाधन संरक्षण से ही मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। संसाधन संरक्षण के लिए सतत पोषणीय विकास को अपनाना जरूरी है, ठीक है। ये था हमारा सुगम भूगोल, जो कि यहाँ पे पहला ही चैप्टर है और अति लघु प्रश्न है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। मिलता है आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।